everyone. Today we'll discuss the solutions of immunology December 2023 paper. So the first question is match the following, जिसमें हमें डिस्कवरीज जैसे कि लेडी मैरी वॉटली और मॉन्टेजेस ने क्या डिस्कवर करा था. उन्होंने डिस्कवर करा था एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन इन लोकल पॉपुलेशन. ठीक है. जॉर्ज कॉलन एंड सीजर gave us the introduced the monoclonal antibodies. Jules Bordet told us about complement system and Dell and Coombs जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी हाइपरसेंसिटिविटी की. ठीक है जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म. अब इसमें से कुछ टर्म्स बेटा जो डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि इन वन वे और द अदर मे बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स दे यूजुअली गेट रिपीटेड इन वन और मोर ऑफ द पेपर. ऑप्सोनाइजेशन बेटा होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. सेल की जो डेथ बेसिकली अगर सेल फैगोसाइटोस हो रहा है, जैसे मैक्रोफेजेस जो है या न्यूट्रोफिल्स जो है वो सेल्स को फैगोसाइटोस कर रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं. अब वो इनगल्फ करने के लिए उस सेल पे जो मार्किंग होती है ताकि वो सेल जल्दी से इनगल्फ हो जाए, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट प्रिपेयर्स अ पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन. तो ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया है, उसके ऊपर कुछ मार्कर्स लगा देते हैं. इस मार्कर की हेल्प से ना मैक्रोफेजेस इसको जल्दी लोकेट कर लेंगे और इसको इनगल्फ कर लेंगे. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड ऑप्सोनेंस. ऑप्सोनाइजेशन इज डिफाइंड एज द कोटिंग ऑफ पैथोजन विद एंटीबॉडीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर ससेप्टेबिलिटी टू इंजेक्शन बाय फैगोसाइटोसिस. नेव बी सेल्स मेच्योर बी सेल्स को दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, टी सेल, बी सेल. उसमें से जो मेच्योर बी सेल्स होते हैं उनको हम नेव बी सेल्स भी बोलते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो किसी भी एंटीजन के एक्सपोजर में नहीं आए हैं. ठीक है. क्योंकि जब वो एंटीजन के एक्सपोजर में आएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे या एंटीबॉडीज बनाएंगे. बट जब तक वो नहीं आए तब तक उनको हम नेव बी सेल्स बोलेंगे. दे लीव द बोन मैरो एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम या लिम्फॉइड ऑर्गन्स में या लिम्फ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. व्हेन नेव बी सेल्स इन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन दैट इज स्पेसिफिक टू देम, अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन और ऑल्सो नोन एज बी सेल एक्टिवेशन अकर्स. जब ये किसी एंटीजन के एक्सपोजर में आ जाएंगे तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे और क्लोनल सिलेक्शन होगा. क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें उस टाइप के, उस स्पेसिफिक टाइप के जो बी सेल्स है वो प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं. उनके जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग जाती है ताकि वो उस एंटीजन को इनकाउंटर कर सके, किल कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके. So basically activate हो जाते हैं, in which B cells with membrane bound antibodies specific to a special type of epitope bind to the antigen coating the specific epitope. तो जिस एंटीजन, मान लो ये कोई बहुत सारे यहाँ पे बी सेल थे, ठीक है, इसमें से जो एंटीजन एंटर हुआ वो सिर्फ इस बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है. तो ये बी सेल जो है इनके नंबर्स बहुत सारे इंक्रीज होने लग जाएंगे और इस एंटीजन के एपिटोप के साथ ये बाइंड करके इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे. तो बेसिकली इन नटशेल, इन शॉर्ट, मेच्योर बी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नेव बी सेल, अनलेस और अनटिल जब तक वो एंटीजन के साथ एक्सपोज नहीं हुए. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ब्लड स्ट्रीम्स में. और जब ये एंटीजन के एक्सपोजर में आ जाते हैं देन व्हाट हैपन, देन बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लोनल सिलेक्शन होती है और ये एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट वाला ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो बेसिकली यूज होते हैं जैसे ट्रांसप्लांट, कभी भी कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट होना है तो उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए ना बेटा HLA चेक होता है. ठीक है. द कंपोनेंट्स वर फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड ऑन ल्यूकोसाइट. सबसे पहले ये ल्यूकोसाइट WBC से मिले थे. द MHC इज ऑल्सो नोन एज HLA. तो HLA का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, MHC. ठीक है. MHC plays a significant role in determining whether the transplanted tissue of the donor will be histocompatible or histoincompatible with the recipient. अगर मान लो एक पर्सन से कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू हमने ट्रांसप्लांट करना है किसी पेशेंट में, रेसिपिएंट में, तो ये जो ऑर्गन है वो इस पेशेंट के लिए कंपैटिबल है या नहीं. हम लोगों को इन जनरल बहुत बेसिक सा पता होता है, अच्छा ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, या फिर हम किसी मूवी में, सीरीज में ये देख लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, किडनी मैच कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट मैच कर रहे हैं. बट वो मैच मीन्स व्हाट, वो मैच मीन्स उसके ऊपर के एंटीजन्स देख रहे हैं कि ये एंटीजन जिस पेशेंट को हमने देने हैं क्या उसके एंटीजन से मैच करते हैं या नहीं करते. और उसी में से एक ग्रुप ऑफ एंटीजन्स का नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. नेक्स्ट, ऑन्कोजीन्स. ऑन्कोजीन्स वो जीन्स हैं जो कैंसरस सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो द जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसरस सेल्स आर नोन एज ऑन्कोजीन्स. ऑन्कोजीन्स आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर. दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजीन्स. तो पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स बनते हैं, उसके बाद ऑन्कोजीन्स बनते हैं. व्हेन दीज प्रोटो ऑन्कोजीन्स अंडरगो म्यूटेशंस दे कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन्स हुज एक्सप्रेशन ट्रिगर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल लीडिंग टू ट्यूमर. अब क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग में क्या होता है, इनफिनिटली या इनडेफिनेटली जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है विच में लीड टू ट्यूमर और एनी अदर टाइप ऑफ कैंसर. सो ये जो एक्सेसिव ग्रोथ है वो ट्रिगर हो जाती है ऑन्कोजीन के एक्टिवेट होने से. Next, true or false? B cells mature in the bone marrow. B cells mature in the thymus. Sorry, T cell mature in the bone marrow. B cell. तो ये false है क्योंकि T नाम ही किस वजह से आया, थाइमस की वजह से. तो T cells की maturation थाइमस में होती है, B cells की maturation bone marrow में होती है. IgA is pentameric. नहीं जी, pentameric IgA नहीं है. IgM जो होता है वो pentameric होता है. MHC class molecules are present on the surface of all nucleated cell. हाँ, सारे nucleated cells जो होते हैं उनके ऊपर MHC class 1 present होता है. Active immunization provokes immunological memory. False. Active immunization मतलब जो भी हम
प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ लेते हैं या सेरम ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है वो खत्म नहीं होती। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन जो जून 2023 के पेपर में हम कर चुके हैं। बट इन शॉर्ट, पैसिव इम्यूनिटी वही होती है जो नेचुरली हम अक्वायर कर रहे हैं, और एक्टिव में हमारी बॉडी को जिसमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। ठीक है, तो पैसिव में जो हमें ऐसे ही रिसीव हो गई, द वन विच वी आर रिसीव। इसको आप याद करने के लिए ना एक चीज़ याद कर सकते हो। अब ऑल ऑफ यू, और डेफिनेटली बायो के स्टूडेंट आपको पता होगा, एक्टिव प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें बॉडी को अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। पैसिव प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें बॉडी डज नॉट स्पेंड एनर्जी, है ना। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ, याद करने का एक तरीका है। तो मतलब कि वो इम्यूनिटी जिसके लिए हमें अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ रही, वो हम एज इट इज़ रिसीव कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट में डिफरेंस। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तब बेटा वो बन जाते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, अगर आप हमने एक वीडियो भी करी हुई है, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब मोनोसाइट मैक्रोफेज में बनता है। तो बेसिकली जब मोनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं या हमारे टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए, देन दे आर सेड टू बी एज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर फाउंड इन टिश्यूज, वेयर एज मोनोसाइट्स आर फाउंड इन ब्लड। ये हमारे ब्लड के हमारे WBCs के सबसे बड़े सेल हैं। तो मोनोसाइट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, इनका डायमीटर जो होता है वो 7.7 से लेकर 9.9 माइक्रोमीटर तक होता है। यही बाद में डिफ्रेंशिएट होते हैं एज मैक्रोफेजेस। ये इन्वॉल्व होते हैं इनेट इम्यूनिटी में और डिफरेंशिएट करते हैं मैक्रोफेजेस में, मतलब ये डेवलप होते हैं मैक्रोफेजेस में। प्लस ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आ जाते हैं मैक्रोफेजेस की बात, तो मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल में, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, मोनोसाइट्स जब एक्टिवेट होते हैं, अगर इम्यून रिस्पॉन्स कोई एंटीजन, कोई फॉरेन एंटीजन की वजह से वो एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होकर वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर कर गए, या हमारे ब्लड से निकल के किसी दूसरे फ्लूइड के अंदर, किसी सेल के अंदर एंटर हो गए, वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तब वो मैक्रोफेज बन जाएंगे और ये और इनलार्ज हो जाते हैं। इसका डायमीटर हो जाता है नियरली 21 माइक्रोमीटर। मैक्रोफेजेस का मेन काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोस करते हैं फॉरेन मटेरियल को, बैक्टीरिया को, वायरस को। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इनेट एज वेल एज अडेप्टिव इम्यूनिटी बाय प्रेजेंटिंग द एंटीजन ऑफ द फॉरेन बॉडीज ऑन देयर MHC कॉम्प्लेक्स। अब मोनोसाइट्स के ऊपर MHC कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीजन जो भी इन्होंने इनगल्फ करा है उसको ब्रेक करके उसका एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ताकि T सेल्स और बाकी सेल्स उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। The next one is avidity and affinity of antibodies. So the binding strength between two is described by affinity and avidity. Antibodies having low affinity for antigen will weak bindly and hence dissociate easily, while those bind tightly will remain bound for a longer period. अब जो एंटीबॉडीज है वो किसके साथ बाइंड करती है, एंटीजन के साथ। अगर एंटीजन एंटीबॉडी में लो एफिनिटी है, मतलब वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगी, और वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वीक कॉम्प्लेक्स बनेगा। वीक कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वीक की वजह से, मतलब कि ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। सिंस एंटीबॉडीज आर बाइवेलेंट और मल्टीवेलेंट हैविंग एट लीस्ट 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरैक्शन विल कंसिडर ऑल द बाइंडिंग एफिनिटीज ऑन द साइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बाइवेलेंट होती हैं, जैसे कि IgA। कुछ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मल्टीवेलेंट होती हैं, जैसे कि IgM। तो वो जो IgM है वो पेंटामेरिक है। अब मान लो एक एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करती है इस रीजन में, मतलब कि एक एंटीबॉडी एट द टाइम 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है। अगर मान लो एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी है लाइक IgM, वो एक टाइम पे कितने एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, 10 एंटीजन के साथ। अब दो इफ ऑल्सो अगर उस एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है वो वीक है, लो एफिनिटी है, मतलब कि वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो रही, बट स्टिल 10 के साथ बाइंड हो तो रही है, तो उसकी वजह से जो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना वो फिर भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज एट द सेम टाइम इट इज बाइंडिंग विद 10 एंटीजन्स। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बाइवेलेंट है, तो बाइवेलेंट एक ही टाइम पे 2 एंटीजन्स के साथ बाइंड कर रही है, तो इवन दो अगर एफिनिटी कम है भी, बट क्योंकि बाइंडिंग साइट्स ज़्यादा है, तो बाइंडिंग साइट्स की वजह से ओवरऑल एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग तो बेटर वे में हो ही रही है ना, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ साइट्स। तो वो जो होगा वो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ जो आ जाएगी, वो दैट इज नोन एज एविडिटी। While the strength of interaction between a single antigen binding site or an antibody with a single antigenic determinant is called affinity। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही मान लो, जैसे ये एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है, और यहाँ पे है एंटीजन। ठीक है, इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, सिर्फ एक एंटीजन एंटीबॉडी साइड पे जो एक जगह पे बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, एफिनिटी। लेकिन एक पूरे एंटीजन की कितनी ओवरऑल स्ट्रेंथ है एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने के लिए, वो हो जाएगा बेटा एविडिटी। द नेक्स्ट इज एलोग्राफ्ट एंड ऑटोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट बेसिकली पार्ट है ट्रांसप्लांटेशन में। जब ट्रांसप्लांट करते हैं, टिश्यूज़ को ट्रांसफर करते हैं, तो उस केसेस में जो ग्राफ्टिंग होती है उसको हम 3 to 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम ऑटोग्राफ्ट की बात करें, ऑटो वर्ड रेफर्स टू सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ ग्राफ्टिंग मतलब कि अगर हमारी बॉडी में से एक जगह से कोई टिश्यू या स्किन का पार्ट रिमूव करके दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दे या उसको अटैच कर दे, दैट इज ऑटोग्राफ्ट। सो ट्रांसफर ऑफ सेल्फ टिश्यू फ्रॉम वन बॉडी साइड टू अनदर विद इन द सेम इंडिविजुअल। जैसे कि बहुत बार बर्न के केसेस में पेशेंट की जो स्किन होती है वहाँ पे ये एक माइनर सर्जरी या माइनर इन्वेजन प्रोसेस करा जाता है, जहाँ पे बर्न साइड को क्योर करने के लिए वहाँ पे जो डैमेज स्किन है उसे हटा के हेल्दी स्किन को रिप्लेस करा जा सकता है। द यूज़ ऑफ हेल्दी ब्लड वेसल्स टू रिप्लेस द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो इस कैटेगरी को
जिसमें हमारा ही टिश्यू एक साइड से रिमूव करके दूसरी साइड पर अटैच कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑटोग्राफ्ट। वेयर एज एलोग्राफ्ट में क्या होगा, एलोग्राफ्ट में जो टिश्यू ट्रांसफर है वो जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज़ है लेकिन उसमें जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर्स। तो आप कह सकते हो विद इन ह्यूमंस अगर कोई टिश्यू ट्रांसफर हो रहा है, विद इन माइस को टिश्यू ट्रांसफर हो रहा है, विद इन काउस को टिश्यू ट्रांसफर हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ माइस इट इज डन बिटवीन टू इनब्रेड स्ट्रेन्स ऑफ माइस। तो अगर एक ही ब्रीड के या डिफरेंट ब्रीड के माइस के बीच में अगर टिश्यू ट्रांसफर हो रहा है तो वो एलोग्राफ्ट। इन ह्यूमन अनलेस इट इज बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन द ग्राफ्टिंग बिटवीन टू इज एलोग्राफ्ट। तो आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में भी जो ग्राफ्टिंग हुई वो बेटा क्या हुई, एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट द वेरियस इम्यून सिस्टम बैरियर्स एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन क्योंकि इनेट इम्यूनिटी का डिटेल हमने अलग वीडियो में कवर करा हुआ है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अगेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये सारे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सेपरेट वीडियो। नेक्स्ट ड्रॉ एंड लेबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी हमने आई थिंक प्रीवियस किसी पेपर में पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे देखो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर, मतलब कि किसी भी एंटीबॉडी के अंदर दो चेन्स होती हैं, वन ऑफ देम इज हैवी चेन एंड द अदर वन इज लाइट चेन। ठीक है, उसके अलावा ये जो शेप है यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ हिंज बन रहा है, हिंज फॉर्मेशन हो रही है। जो चेन्स है वो आपस में अटैच कैसे है, एस से। एस मतलब कि डाइसल्फाइड लिंकेज, तो इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये दोनों चेन्स आपस में अटैच है। उसके अलावा इसका एक टर्मिनल है बेटा जहाँ पे अमीनो ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे अमीनो टर्मिनल। जो पीछे वाला ग्रुप है वहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, तो एक अमीनो टर्मिनल हो गया, एक कार्बन वाला टर्मिनल हो गया। लिंक्ड कैसे हैं, दोनों सल्फाइड लिंकेज से हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि इसमें ना दो रीजन्स होते हैं, जितनी भी एंटीबॉडीज है उसके अंदर दो रीजन्स है, एक है वेरिएबल रीजन और एक है कॉन्स्टेंट रीजन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो VLCL का मतलब है दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। वेयर एज VHCH, लेट मी इरेज दिस, ना VHCH, तो VH जो है वो हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और CH जो है वो है वेरिएबल कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। अगर आपको पता हो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम क्या होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम है ना बेटा ये रखे जाते हैं हैवी चेन के नेम के ऊपर। अगर हैवी चेन गामा है तो IgA बोलेंगे, अल्फा है तो IgA हो गया, सॉरी गामा है तो IgG बोलेंगे, अल्फा है तो IgA बोलेंगे, हैवी चेन म्यू है तो IgM बोलेंगे, हैवी चेन इप्सिलम है तो IgE बोलेंगे, हैवी चेन डेल्टा है तो IgD बोलेंगे। तो हैवी चेन के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम रखा जाता है। उसके अलावा अगर लाइट चेन की बात करें, लाइट चेन के अंदर ना दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो कपा चेन होती है या वो लैम्डा चेन होती है, और एक टाइम पे एक ही हो गया। ऐसा नहीं होगा कि एक चेन कप्पा हो एक चेन लैम्डा हो, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। दो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बताने के लिए बोले, बट यू नेवर नो, मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलें कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो। तो यू शुड ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट और यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है विद 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। हैवी चेन को हमने डिजिग्नेट करा है H2 मतलब 2 हैवी चेन, और 2 लाइट चेन को हम डिजिग्नेट कर रहे हैं L2। द पॉलीपेप्टाइड H and L are linked to each other by disulfide bond. The identical heavy chain are interbridged by disulfide bond giving a Y-shaped structure. The heavy and light polypeptide chain of immunoglobulin is divided on the basis of their similarity in the composition. तो उसके अलग अलग रीजन के बेसिस पे, composition of amino acid के बेसिस पे हमने उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया दो पार्ट्स में, एक है वेरिएबल रीजन और एक है कॉन्स्टेंट रीजन। अगर हम वेरिएबल रीजन की बात करें तो वेरिएबल रीजन कहाँ पे होता है बेटा, अमीनो टर्मिनल पे। अगर आप देखो V आगे की तरफ मार्क किया और आगे की तरफ हमारा कौन सा रीजन है, अमीनो टर्मिनल। तो अमीनो टर्मिनल पे हमारा होता है वेरिएबल रीजन जिसमें नियरली 100 to 110 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लाइट चेन्स आर हाईली वेरिएबल अमंग डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पे जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है ना, चाहे वो हैवी चेन में हो या लाइट चेन में हो, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है इन डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको हम वेरिएबल रीजन बोल रहे हैं। हेंस द रीजन इज नोन एज लाइट चेन वेरिएबल रीजन एज VL और हैवी चेन को बोलेंगे VH। दिस इज अबाउट हाफ द लेंथ ऑफ L2। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज FAB। इसको FAB रीजन या FAB आर्म भी बोलते हैं, और यही वो साइट है जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट या पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जब भी एंटीजन यहाँ पे बाइंड करता है तो एंटीजन इसी रीजन पे आके बाइंड करता है। The FAB domains have 2 variable region and 2 constant region. The variable region have 3 hypervariable regions called CDR, complementarily determining region which provide specific antigen recognition sites and binding. अब ये जो वेरिएबल रीजन जो FAB डोमेन्स होते हैं ना, वहाँ पे 2 वेरिएबल रीजन आ गए और 2 कॉन्स्टेंट रीजन आ गए, और वेरिएबल रीजन के अंदर भी ना बेटा हाइपर वेरिएबल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एक्चुअली जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल जितना हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो वेरिएबल रीजन होता है ना, इसके अंदर भी हाइपर वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट रीजन। जो रिमेनिंग पार्ट है जो पीछे कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ है वो कॉन्स्टेंट रीजन, उसको लाइट चेन के कॉन्स्टेंट रीजन को CL एब्रिवेट करते हैं, हैवी चेन के कॉन्स्टेंट रीजन को CH। वैसे ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं लाइक CH एंड L को भी, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट में सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं CH एंड CL।
उसके बाद द Cl पॉलीपेप्टाइड चेन आर कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, या तो वो कप्पा होंगे जो कि 60% में हमें कप्पा मिलते हैं, 40% में हमें लैम्डा मिलते हैं. इन हेवी चेन द कांस्टेंट रीजन इज एब्रिविएटेड एट CH1, द सेगमेंट क्लोजर टू द अमीनो एंड, CH3 नियर टू द कार्बोक्सी टर्मिनल एंड CH2 बिटवीन द टू. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हेवी चेन में 3 कांस्टेंट रीजन है, ये और ये. तो जो सबसे आगे वाला है जो अमीनो टर्मिनल की तरफ है उसको हम बोल रहे हैं CH1, जो कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ है उसको CH3, और इन दोनों के मिडिल वाला जो हो गया वो CH2, मतलब कि कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन. The composition of polypeptides in CH region determine the class of antibodies. CH की जो molecular structure है, it consists of nearly 330 amino acids. यहाँ पे हमारे पास amino acid हो सकते हैं गामा, डेल्टा, अल्फा, और या फिर 440 हो सकते हैं. 440 किस केस में होंगे? म्यू या एप्सिलॉन के केस में. दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज FC रीजन. और इस रीजन को, जैसे हमने आगे वाले रीजन को हम बोलते हैं FAB रीजन. एक सेकेंड, हाँ जी, इस रीजन को हम बोलते हैं FAB रीजन. FAB रीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है. ये जो पीछे वाला रीजन है, अगर आप इसको देखो, इसको हम बोल रहे हैं FC फ्रेगमेंट. FC फ्रेगमेंट मतलब कि ये ब्रेक डाउन होकर ना ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं FC fragment. It functions as mediators in phagocytosis, triggering of inflammation and other immunological response. उसके अलावा जो एक तीसरा रीजन यहाँ पे आ जाता है वो है हिंज रीजन. हिंज रीजन मतलब कि ये वाई का जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज द हिंज रीजन. इट इज एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ CH1 and CH2 of gamma, delta and alpha heavy chain which are rich in proline residues. The prominent amino acid of hinge ring are proline and cysteine. ज़्यादातर यहाँ पे क्या मिलता है? प्रोलीन मिलता है और सिस्टीन मिलता है. सिस्टीन की वजह से ही यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज हो पाती है, क्योंकि सिस्टीन मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. तो हमारे पास 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट. तो अगर हम बात करते हैं IgG की, यहाँ पे जो हमारे पास चेन है वो क्या है? गामा. एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि हैवी चेन के बेसिस पे कि कौन सी हैवी चेन प्रेजेंट है. अगर हैवी चेन प्रेजेंट है गामा तो हम उसको बोल देंगे IgG. अगर हैवी चेन प्रेजेंट है अल्फा तो वो एंटीबॉडी हो जाएगी IgA. ठीक है. तो IgGs आर अबाउट 150. इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, किलो डाल्टन जो होता है वो 150 होता है, हैविंग अ हाफ लाइफ ऑफ 20 to 21 days. IgGs आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 80%. ये सारी वैल्यूज और डिटेल्स जो है ना इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे 80% ये हमारे ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है. इसकी जो लाइफ होती है 20 to 21 days होती है. यहाँ पे हैवी चेन जो है वो गामा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 150 किलो डाल्टन है. प्लस इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स है, वैलेंसी 2 है. इसका मतलब ये हुआ कि IgG ना एक्चुअली इस टाइप का है. तो यहाँ पे 2 जगह पे एंटीजन बाइंडिंग हो सकती है ना, इसलिए इसकी बाइंडिंग वैलेंसी कितनी हुई? 2. IgM म्यू टाइप है, हैवी चेन, 900 या इसका नियरली 1 मिलियन भी माना जाता है. दिस इज द ओनली मिलियन मॉलिक्यूलर वेट वाली इम्यूनोग्लोबुलिन. हाफ लाइफ जो है वो नियरली 5 days है. ये हमारे सीरम में 5 to 10% होती है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में से. इट हैज़ द हाइएस्ट बाइंडिंग वैलेंसी अबाउट 5 और 10, मेनली 10, क्योंकि ये पेंटामेरिक है. इसमें 5 ऐसे जो भी हमने वाई शेप स्ट्रक्चर देखे, 5 वाई शेप स्ट्रक्चर्स ज्वाइन होते हैं, तो ये एक IgM बनता है. IgA जो है अगेन उसमें अल्फा टाइप हैवी चेन है, मॉलिक्यूलर वेट 160 किलो डाल्टन, हाफ लाइफ 6 days. ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इम्यूनोग्लोबुलिन का हमारे सीरम में, नियरली 10 to 15%. सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है? IgG. सेकंड नंबर पे IgA. इन एक्सटर्नल सिक्रीशन जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टेयर, म्यूकस, ब्रोंकियल, जेनेटो यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जितने भी हमारी बॉडी के सिक्रीशंस है ना उनके अंदर भी IgA प्रेजेंट होता है. बाकी जितने इम्यूनोग्लोबुलिन है ना वो बेसिकली हमारे ब्लड और सीरम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन IgA इज द ओनली जिसको हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी सिक्रीशंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप. यहाँ पे इन सब सिक्रीशन में मेनली हमें IgA ही मिलेगा. इसकी बाइंडिंग वैलेंसी भी कितनी है? 2. नेक्स्ट इज IgE. IgE में एप्सिलॉन चेन होती है, हैवी चेन. इसका मॉलिक्यूलर वेट 200 किलो डाल्टन है. शेल्फ लाइफ जो है वो हाफ लाइफ जो है वो 2 to 3 days है. रेयरेस्ट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है, बहुत कम होती है हमारे ब्लड सीरम में, दैट इज 0.002% और वैलेंसी 2. लास्ट वन इज IgD. यहाँ पे हैवी चेन होगी बेटा डेल्टा, मॉलिक्यूलर वेट 185 किलो डाल्टन, हाफ लाइफ है 3 days, 0.2% हमारे सीरम में प्रेजेंट होती है और वैलेंसी होती है 2. सो आप इसको उस फॉर्म में कर सकते हो या फिर पिक्चर की फॉर्म में भी कर सकते हो. प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? IgA हमारी बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है. IgD जो है वो B सेल रिसेप्टर का पार्ट होती है, बेसोफिलिया मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है. IgE बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन या एलर्जीज में प्रेजेंट होती है. IgG प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं, जो B सेल सिक्रीट करते हैं ना एंटीबॉडी बना के, वो मेनली IgG होती है. और वो दिस इज द मेन एंटीबॉडी विच कैन इवन क्रॉस द प्लेसेंटा. IgM जो होती है वो सरफेस ऑफ B सेल पे या B सेल्स पे बेसिकली अटैच होती है, क्योंकि ये जो है वो उसका भी काम करती है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का. और यहाँ पे अगर आप देखो ये जो है पेंटामेरिक है, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं तब जाके IgM बन रही है. और IgA जो है वो बाइवेलेंट है. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर टेबल जो आप कर सकते हो कि मोनोमेरिक फॉर्म में भी होती है, पेंटामेरिक में भी, और इनका जो सीरम में लेवल होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है. एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वन, डिफाइन ऑटोइम्यूनिटी एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. ऑटोइम्यूनिटी, ऑटो का मतलब है सेल्फ,
तो अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऑटो मतलब कि हमारे सेल्फ सेल्स की तरफ ही काम करने लग जाए, उन्हें ही डिस्ट्रक्ट करने लग जाए, ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं उनके पास एक पावर होती है, उनका सबसे पहला फंक्शन होता है टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स ओनली अगेंस्ट द नॉन सेल्फ एंटीजेंस। लेकिन अगर बाय बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, अगर ऐसा कभी हो रहा है कि हमारे जो सेल्स है वो नॉन सेल्फ नहीं सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. So autoimmunity is the system of immune response of organism against its own healthy cells, tissue or normal body constituents. Any disease resulting from the type of immune response is termed as autoimmune disease. The autoimmunity was first used by Paul Ehrlich to describe self-toxicity. There are many types of autoimmune disorders related to different tissues like muscle, bone, skin. मतलब कि अगर मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिजीज है, अगर हमारा ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स हमारे मसल के अगेंस्ट हो रहा है या बोन के, स्किन के, लंग्स के, नर्वस सिस्टम के एंड सो ऑन. Autoimmunity disorder can be specific to an organ or it may affect multiple organs. Accordingly इसको हमने क्लासीफाई करा है दो टाइप में, या तो ऑर्गन स्पेसिफिक, दैट मीन्स ऐसा कोई डिसऑर्डर जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट कर रहा है, या फिर सिस्टमिक, ये पूरे सिस्टम को, हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स या टिश्यूज को अफेक्ट कर रहा है. अगर ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यूनिटी की बात करें तो इज अ कंडीशन वेयर ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम टारगेट्स ओनली अ पर्टिकुलर एंटीजन ऑफ अ सिंगल ऑर्गन. किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है और उसको डिस्ट्रक्ट कर रही है. दिस फिनोमेना नॉट ओनली अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन बट ऑल्सो कॉजेज फिजिकल डैमेज. ये उसके फंक्शंस को भी, उस सेल या उस टिश्यू या उस ऑर्गन के फंक्शंस को तो अफेक्ट कर ही रहा है, प्लस उसको उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो वो ऑर्गन या टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहे हैं. इसका बहुत मेन एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज एंड हाशिमोटोस डिजीज. सिस्टमिक ऑटोइम्यूनिटी की बात करें तो इट इज अ स्टेट ऑफ ऑटोइम्यूनिटी वेयर इम्यून रिस्पॉन्स टारगेट वास्ट रेंज ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. अभी हमने एज आई टोल्ड कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल टिश्यू. सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा हो, तो ये ऐसा एक ऑटो एंटीबॉडी है जो हमारे अलग अलग टिश्यूज या अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट एंटीजेंस को डिस्ट्रक्ट कर रही है. इट नॉट ओनली targets single antigen but multiple antigen present across many organs. Simple example is SLE, systemic lupus erythematosus, and multiple sclerosis, rheumatoid arthritis. अब अगर हम बात करें इन दिस क्वेश्चन वी हैव, हमने ऑटो इम्यूनिटी पढ़ लिया. द नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्राइब एनी टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तो सबसे पहले बात करें ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. तो T3 T4 है ना, उनकी ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. ये ओवर प्रोडक्शन होती कैसे, नॉर्मली क्या होता है, जो TSH है वो एक्टिवेट होता है, और जब TSH एक्टिवेट होता है तो वो T3 और T4 को सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है. लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं लैट्स. वो बाइंड करती हैं TSH के साथ. अब उन्होंने TSH के साथ बाइंड करा, किसने, लैट्स ने. TSH के साथ बाइंड करा, TSH को कर दिया एक्टिवेट, और अनरेगुलेटेड वे में ये जो TSH है वो T3 और T4 को सिक्रीट करता रहेगा, ठीक है. तो Graves' disease is a condition of overproduction of thyroid hormone due to generation of autoantibodies that bind to the receptor of thyroid stimulating hormone. तो बेसिकली ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज हैं, ऑटो एंटीबॉडीज है जो किसके साथ बाइंड कर रही हैं, TSH के साथ, TSH के रिसेप्टर्स के साथ, टू प्रोड्यूस एडेनाइल साइक्लेज दैट सिग्नल्स द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. ये इसको एक्टिवेट करके, एडेनाइल साइक्लेज जो कि साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करता है, जनरेट करता है, ये वो एक सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से T3 एंड T4 प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. Autoantibodies known as long-acting thyroid-stimulating antibodies bind with TSH receptors that lead to unregulated stimulation of thyroid cells and to produce uncontrolled secretion of thyroid hormone. अगर अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज़ है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस. इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. अभी हाँ वहाँ जो ग्रेव्स डिजीज़ है उसमें ओवर प्रोडक्शन हो रही है बेटा, यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन हो रही है, कम प्रोडक्शन हो रही है. दिस कंडीशन अराइजेस व्हेन ऑटो एंटीबॉडीज एंड सेंसिटाइज TH1 सेल्स स्टार्ट टू टारगेट थायरोग्लोबुलिन एंड थायराइड पेरोक्सिडेज विच आर थायराइड ग्लैंड प्रोटीन. ये थायराइड ग्लैंड के प्रोटीन को टारगेट करते हैं. कौन कौन से प्रोटीन्स को, थायरोग्लोबुलिन और थायराइड पेरोक्सिडेज एक एंजाइम है उसको. दीज टू प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ आयोडीन इन द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन. अब जो हमारे T3 है मतलब ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और T4 है, दोनों के लिए आयोडीन, दोनों की सिंथेसिस के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये आयोडीन का अपटेक कौन कर रहा था, आयोडीन का अपटेक कर रहा था थायराइड ग्लोबुलिन और थायराइड पेरोक्सिडेज. अब जो ऑटो एंटीबॉडीज है वो इनको, इनकी फंक्शनिंग को रोकती है, इनके साथ बाइंड करती है, इनकी फंक्शनिंग को रोकती है, जिसकी वजह से अपटेक ऑफ आयोडीन जो है वो नहीं हो पाएगा. और अगर अपटेक ऑफ आयोडीन नहीं हो पाएगा, आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ये जो हार्मोन्स है T3 एंड T4 ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे. सो दीज टू प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ आयोडीन इन थायराइड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन. द प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज एंड TH1 T हेल्पर्स जो होते हैं इन द ग्लैंड लीड टू टाइप 4 hypersensitivity recruiting plasma cells and macrophages. This causes the destruction of thyroid cells from germinal center lymphatic follicles resulting in hypothyroidism. तो ये जो है वो थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे. और क्योंकि अब थायराइड के सेल्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, हार्मोन्स की अंडर प्रोडक्शन हो रही है, तो दैट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म.
नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है, इम्यूनो का मतलब है, इम्यूनो वर्ड मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजन एंटीबॉडी से, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है रनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये जो है बेटा दो कॉम्बिनेशन, दो टेक्निक से बना हुआ है, एक जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं विद सेपरेट्स एन एंटीजन मिक्सचर इनटू ए डिफरेंट कॉम्पोनेंट, जो कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ एंटीजन है, मान लो हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, कोई फॉरेन बॉडी है, या कोई भी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे एंटीजन्स है और हमें इन एंटीजन्स को सेपरेट करना है, तो वो किससे करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट एंटीजन्स। अब सपोज करो इसमें से यहाँ पे लेट्स से हमारे पास जो एंटीजन है वो है, इसके अंदर एंटीजन ए बी सी डी ई एफ एन जी, ठीक है। अब इतने सारे एंटीजन से जो मेरा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो है एंटीजन डी और एंटीजन ई। मुझे इनको मेरे को चेक करना है कि एंटीजन डी और ई प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इन सबको सेपरेट करेंगे, प्लस उसके अंदर हम पोर कर देंगे एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटी डी एंड एंटी ई। अगर यहाँ पे डी एंटीजन होगा तो एंटी डी एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एंटीजन डी प्रेजेंट है। सिमिलरली हम एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटी ई डालेंगे, एंटीजन ई के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी डालेंगे, अगर वो एंटीजन ई के साथ बाइंड करती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि अच्छा उस एंटीजन मिक्सचर के अंदर एंटीजन ई प्रेजेंट है। तो ये टेक्निक हम किस लिए कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ एंटीजन से एंटीजन को सेपरेट करने के लिए और अपने इंटरेस्ट या एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए। अब नाउ जो सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो हो कैसे रहा है, इन दिस टेक्निक द एंटीजन मिक्सचर इज प्लेस्ड इन अ वेल कट इन अ जेल एग्रोज। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक कल्चर प्लेट ले ली, ठीक है, जिसके अंदर एग्रोज था। अब इस एग्रोज में से हमने एक वेल कट कर लिया, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमने एक डिश ले ली, उसके अंदर हमने एग्रोज जेल लगाया हुआ था। इस एग्रोज जेल के अंदर से हमने एक वेल कट कर लिया, एक खाली स्पेस कट कर लिया, और उस स्पेस के अंदर हमने पोर कर दिया अपना एंटीजन, ठीक है। अब व्हेन नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि जो रनिंग हो रही है एंटीजन की वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। वन ऑफ द टर्मिनल विल बी द नेगेटिव टर्मिनल, द अदर वन विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये एंटीजन सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज एंटीजन है दे विल माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिवली चार्ज एंटीजन है दे विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। और उसके अलावा जब ये रनिंग होगी तो इसमें से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना वो पहले दे आर फास्टर देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, द एंटीजन मिक्सचर इज प्लेस्ड इन अ वेल कट आउट इन द जेल coated slide and subjected to electrophoresis. Application of electric field separates the antigen mixture into its individual constituent based on the size of the molecule. तो जो larger molecules है वो slow होते हैं, वो बाद में जाते हैं, और जो smaller molecules है they will move faster. तो यहाँ पे चार्ज और साइज दोनों के बेसिस पे सेपरेशन हो रही है। मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट कर रहे हैं नेगेटिव के पास, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, प्लस एज वेल एज साइज के बेसिस पे जो स्लोअर पार्टिकल्स है वो ज़्यादा जल्दी मूव कर जाएंगे। आफ्टर electrophoresis, a trough is created in the gel parallel to the direction of the electrophoretic migration and antibodies are loaded. अब अगर आप उसके बाद देखो यहाँ पे डायग्राम में, लेट मी रेज दिस, ये फर्स्ट वाला था जिसके अंदर हमने एक वेल कट करके उसके अंदर एंटीजन लोड कर दिया। एंटीजन लोड करने की वजह से अब दे विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है, वो इधर मूव कर रहे हैं। अब मूव करने के बाद क्या होगा, जब वो मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक एंटीबॉडी, यहाँ पे एक हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करी, एक ट्रो कट करा और उसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल दी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बेटा यहाँ से एंटीजन भी रन कर रहा है और यहाँ से एंटीबॉडी भी, और यहाँ पे अगर इनमें लाइन फॉर्मेशन होती है तो मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और हमारे इंटरेस्ट जिस एंटीजन के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी डाली थी वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सो बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिफ्यूज टुवर्ड्स ईच अदर अक्रॉस द जेल एंड इलिप्टिकल प्रेसिपिटेंट लाइंस आर फॉर्म। तो इस टाइप की कुछ लाइंस फॉर्म हो जाती हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हेन equivalent concentrations are reached. The shape, intensity and location of precipitant lines would determine the nature of antigen. उसको स्टडी करके हम एंटीजन का नेचर स्टडी करते हैं कि क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, या कितनी ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है, कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेंट लाइंस, अगर ये लाइंस फॉर्म नहीं हुई तो इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब जिस एंटीबॉडी को हमने डाला उसके अगेंस्ट जो एंटीजन था वो उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है व्हाट इज वैक्सीन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ वैक्सीन एक्शन, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम प्रीवियस पेपर में भी कर चुके हैं, प्लस वैक्सीन पे, उनके मोड ऑफ एक्शन पे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे, टाइप ऑफ वैक्सीन पे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अनदर वीडियो, तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अभी हमने पढ़ा था कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज अफेक्टिंग मेनली द जॉइंट्स। क्योंकि अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस वर्ड से आप समझ सकते हो कि ये मेनली जॉइंट्स को टारगेट करने वाला है, इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट। लेकिन इस अर्थराइटिस का होने का कारण क्या है, इस अर्थराइटिस का होने का कारण है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट
एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये जनरेट हो रही हैं अगेंस्ट एंटीबॉडी IgG इन द FC रीजन. द ऑटो एंटीबॉडीज आर IgM ग्लोबुलिन्स एंड आर रेफर्ड एज रिमेटॉइड फैक्टर्स. ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है इनका नेचर क्या है, IgM नेचर की एंटीबॉडीज़ बन रही है और किसके अगेंस्ट बन रही है, हमारी बॉडी के ही IgG के FC रीजन के. FC रीजन हमने पढ़ा था, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी दूसरी एंटीबॉडीज़ बना रही है जो इस एंटीबॉडी को डिस्ट्रक्ट करे. द ऑटो एंटीबॉडी IgM मॉलिक्यूल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद IgG एंड एक्यूमुलेट इन द जॉइंट्स. और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के हमारे जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो दिस विल लीड टू टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और अगर ये बढ़ जाए तो इट विल ऑल्सो लीड टू कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड अदर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. The next is systolic pathway of antigen processing. Systolic pathway of antigen processing का ही दूसरा नाम होता है endogenous pathway of antigen processing. तो endogenous और exogenous pathway जो है ऑलरेडी December 2022 के पेपर में कर चुके हैं. So I will definitely put the link in the description. The next part is हाँ, अब हमें करना है T cells. टी सेल्स बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स को. टी सेल्स जो हैं वो बनते हैं हमारे बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होते हैं, माइग्रेट कहाँ पे होते हैं, थाइमस ग्लैंड में. जितने भी ब्लड के सेल्स हैं वो हमारे बोन मैरो में ही बन रहे हैं, ठीक है. लेकिन इनका नाम टी सेल्स क्यों है, क्योंकि ये बोन मैरो से निकल के चले जाते हैं थाइमस में और इनकी मैच्योरेशन और जो डेवलपमेंट कंप्लीट है वो कहाँ पे होती है, थाइमस के अंदर. T lymphocyte response to the antigen is responsible for adaptive immunity और cell mediated immunity. तो ये बेसिकली CMI cell mediated immunity का काम करते हैं. T cells cannot bind on its own. ये अपने आप से किसी भी एंटीजन के साथ, किसी भी सेल के साथ इजीली बाइंड नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, MHC मॉलिक्यूल्स की. MHC मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो एंटीजन को इनगल्फ करके ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके उसके एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन या कोई भी फॉरेन बॉडी इन्होंने इनगल्फ करी, उसके एंटीजन को ब्रेक करा, ब्रेक करके उसको प्रेजेंट करा, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम कर रहे हैं. इन एंटीजन्स को के साथ कौन बाइंड कर सकता है, टी सेल्स, ठीक है. तो टी सेल्स सीधा सीधा किसी भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी के साथ इजीली नहीं बाइंड करेगा, तो इसके लिए इसको मीडिएटर की ज़रूरत है, विच आर APCs या फिर MHC मॉलिक्यूल्स. They require major histocompatibility complex molecule to present the antigen. MHC molecules are expressed on cell surface of APC or cancerous cells या फिर virus infected cell. T cell can be identified by the presence of two membrane molecule CD4 और CD8. CD4 और CD होता है cluster of differentiation. तो MHC ना दो कैटेगरी में होते हैं बेटा, एक होता है MHC1 और एक होता है MHC2. MHC1 के ऊपर आएगा CD8 और MHC2 के ऊपर आता है CD4, ठीक है. तो इसके पास ये CD8 और CD4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हेल्प से ये MHC के ऊपर जो प्रेजेंटेड एंटीजन्स हैं उनके साथ ये बाइंड कर सकते हैं. द CD4 आर लिमिटेड टू रिकॉग्नाइजिंग एंटीजन दैट आर बाउंडेड टू MHC2. तो CD4 किसके साथ बाइंड कर रहे हैं, क्लास 2 MHC के साथ, और CD8 किसके साथ बाइंड कर रहे हैं, क्लास 1 MHC के साथ. तो बेसिकली अगर अब हम टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो 3 टाइप के बनते हैं, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल और सप्रेसर सेल. हेल्पर सेल्स क्या कर रहे हैं, टी सेल एक्सप्रेसिंग CD4 मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हेल्पर सेल. दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू रिकॉग्नाइज ओनली दोज एंटीजन बाउंड टू MHC क्लास 2. साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं वो CD8 मॉलिक्यूल है उनके पास और वो किसके साथ बाइंड करेंगे, MHC1 के साथ. सप्रेसर टी सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक टी सेल्स हैं इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. जब इम्यून रिस्पॉन्स कंप्लीट होने वाला होता है, अगर फैगोसाइटोसिस हो गई या साइटोटॉक्सिक रिएक्शन या सेल किलिंग के जो भी रिएक्शन थे वो हो गए, तो अब उस इम्यून रिस्पॉन्स को जब खत्म करने की, सप्रेस करने की बात आएगी, तब रोल प्ले कौन करेगा, सप्रेसर टी सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन हमने दिसंबर 2022 के पेपर में भी करा हुआ है, प्लस इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो सेपरेट वीडियो में भी हो चुका है. नेक्स्ट आर एंडोजीनस एंटीजन्स. एंडो मतलब इनटू, तो वो एंटीजन्स जो हमारी बॉडी के, हमारे सेल के अंदर ही हैं, ठीक है. दोज एंटीजन्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द सेल एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म और इन्फेक्टेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म. दे आर सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन, मतलब कि ये जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर ही है. अब ये एंटीजन सेल्फ भी हो सकते हैं और नॉन सेल्फ भी हो सकते हैं, प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स. और ये एंटीजन जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट हो रहे हैं, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स पे. द एंडोजिनस एंटीजन्स आर प्रोसेस्ड बाय मैक्रोफेजेस विच आर लेटर एक्सेप्टेड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. जब ये MHC के ऊपर लोड हो जाएंगे तो बाद में इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मतलब कि TC. Examples, byproduct of regular cellular metabolism और molecular component of pathogen inside the affected cell या फिर blood group antigen. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे अंदर, अगर सपोज करो कोई वायरस आ गया, वायरस एंडोजिनस एंटीजन है क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर एंटर करता है और फिर हमें इन्फेक्ट करता है, ठीक है. तो सेल क्या करेगा, इसके एंटीजन को प्रेजेंट करेगा. तो ये जो वायरस का जो एक एग्जाम्पल हो गया, ये कैसा एग्जाम्पल है, एंडोजीनस,
ठीक है। अगर हम एक्सोजीनस एंटीजन आफ्टर मेटाबॉलिज्म में बिकम एंडोजीनस एंटीजन आर नॉन सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड सेल। तो ये बेसिकली ज़्यादातर वो एंटीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। So this was about the whole paper. Thank you for watching. All the best for your exam, and if you still have any doubt, please put your doubt questions in the comment section. Thank you.